हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओल्ड स्कूल मैथमेटिक्स के कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में। क्लास 9 का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो कि हमने एनसीईआरटी पे आधारित सिलेबस कंप्लीट किया है, तो अब बारी है क्लास 10 के कोर्स को शुरू करने की। तो इसी क्रम में एनसीईआरटी क्लास 10 का पहला चैप्टर लिया जाए, जो कि है रियल नंबर्स। इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा था। तो कई सारे चैप्टर्स क्लास 9 से कंटिन्यू हो रहे हैं, तो ध्यान दें, आपको पिछले लिंकेजेस भूलने नहीं हैं। ऐसा ना हो कि कक्षा 10 पढ़ते समय कक्षा 9 की चीज़ें आप भूलने लग जाएं, तो बड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैथ्स में आगे चलते रहते हैं। धीरे धीरे कंटेंट की कोर्स की डेप्थ बढ़ती जाएगी और वैरायटी कम होती जाएगी। तो ध्यान रहे, पिछले क्लास की बातें भूलनी नहीं हैं, उन किताबों को फेंकना भी नहीं है, संभाल के रखे रहिए और उनको रिवाइज़ करके आप क्लास 10 के सिलेबस को बेहतर समझ पाएंगे। सो अब शुरू किया जाए। चैप्टर 1, क्लास 10 एनसीईआरटी, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। क्लास 9 में हमने जो पढ़ा था उसके आगे चल के अब रियल नंबर्स में दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट से शुरुआत होगी, जिनमें से पहली है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम और दूसरी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। डिवीज़न एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम ये कहती है कि दो हैज़ टू डू विद डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। इट सेज दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाई अनदर पॉजिटिव इंटीजर b in such a way that it leaves remainder r that is smaller than b। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, रिमाइंडर इज स्मॉलर देन द डिवाइजर। और यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, यू कैन से हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। ये वही भाग देने वाली लंबी प्रक्रिया है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ऑल्दो द रिजल्ट इज क्वाइट ईजी टू स्टेट, इट हैज़ मैनी एप्लीकेशंस रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज़। और हाँ, बहुत आगे जाकर एडवांस मैथमेटिक्स में इसका फॉर्मल प्रूफ भी दिया जाता है। छोटी कक्षाओं में जो बातें यूं ही स्टेट कर दी जाती हैं और हम उसको बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो ध्यान दें कि हायर मैथमेटिक्स में उनके अपने आप में बहुत इलेबोरेट प्रूफ्स होते हैं जो प्योर मैथमेटिक्स की फील्ड से संबंधित होते हैं। प्योर मैथमेटिक्स गणित की वो शाखा है जिसमें मैथमेटिक्स को बिना किसी एप्लीकेशन की चाहत के पढ़ा जाता है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर हम HCF की बात पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दूसरी कंसेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ, you already know that every composite number can be expressed as product of primes in unique way. This important fact is itself fundamental theorem of arithmetic। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में यूनिक वे में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है। यही बात है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगेन, ये बात जितनी आसानी से कही जा रही है वो बहुत ही गहरी बात है। इट हैज़ सम वेरी डीप सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मोर सो आगे अलजेब्रा भी आती है, उसमें एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी आती है, उसके भी कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट्स हैं। तो इसका एप्लीकेशन करके हम समझेंगे, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ी और जांच पड़ताल करेंगे, P/Q फॉर्म को समझेंगे और चलिए अपने एक्सप्लोरेशंस को शुरू किया जाए कि इन दो सिद्धांतों से हम क्या क्या समझ सकते हैं इस चैप्टर में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, 4 को लिखा 2 × 2, 253 है 11 × 23 एंड सो ऑन। हाँ, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम गुणनखंड, उसके प्राइम फैक्टर्स डिस्टिंक्ट हों, वो सेम भी हो सकते हैं, बट इन द एंड किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज या डिकम्पोज किया जा सकता है और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स।
प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? शुरुआती 2, 3, 7, 11, 13, 19, 13, 17, 19, 23 इत्यादि, इन सबको गुणा करके ही सभी कंपोजिट नंबर प्राप्त करे जा सकते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई सम और ऑल ऑफ दीज allowing them to repeat as many times as we wish, we can produce large collection of positive integers, or we can say we can produce all possible natural numbers। तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हर नंबर के घटक के रूप में ये प्राइम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ये सिमिलैरिटी कुछ वैसी ही है जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। अब CO2 एक कंपाउंड है जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। H2O भी एक कंपाउंड है जो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और ये यूनिक होता है। किसी कंपाउंड का अगर केमिकल फार्मूला डिस्टर्ब करेंगे तो वो एलिमेंट ही बदल जाएगा। ठीक वैसे ही अगर किसी कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स में छेड़छाड़ करेंगे तो वो नंबर ही बदल जाएगा। और किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, और वो घटक होते हैं प्राइम नंबर्स, जिनको आप केमिस्ट्री में एलिमेंट या तत्व जैसा समझ सकते हैं और कंपोजिट नंबर्स को कंपाउंड या यौगिक जैसा समझ सकते हैं। तो सिमिलरिटी ड्रॉ करने के लिए, सिमिलरिटी के साथ चीज़ों को समझने के लिए, एक समग्र लर्निंग के लिए मैंने केमिस्ट्री वाला आपको उदाहरण दिया है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, लेट अस लिस्ट अ फ्यू। आप प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाइए। रिपीटिशन भी अलाउड है, जैसे यहाँ पे 2 की घात 2 मतलब दो बार आ गया है। 2 की घात 3, 3 इंटू 7 की घात 3, तो यहाँ पे 2 3 बार आया है, 7 3 बार आया है। ये सारे मल्टीप्लिकेशन में रिपीटिशन हो या ना हो, allowing them to repeat as many times as we wish, then we can construct so many natural numbers, in fact infinitely many, जितने चाहें उतने। या यूँ कहूँ कि अगर सभी कंपोजिट नंबर्स को इस तरह से लेंस लगाकर देखा जाए, जिस तरह माइक्रोस्कोप में आप सेल को देखते हैं तो उसके कई सारे पार्ट्स नज़र आते हैं, न्यूक्लियस एंड ऑल, तो वही बात मैथमेटिक्स में भी है। यहाँ पे अगर रियल नंबर के सिद्धांतों का माइक्रोस्कोप यूज़ करें तो आपको हर कंपोजिट नंबर के अंदर उसके प्राइम नंबर्स घटक के रूप में नज़र आएंगे, और ये घटक आपस में मल्टीप्लाई होकर कंपोजिट नंबर्स को जनरेट करते हैं। बस यही बात है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या अंकगणित की मूल प्रमेय, आधारभूत प्रमेय। नाउ लेट अस सपोज योर कलेक्शन ऑफ प्राइम्स इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबल प्राइम्स, all the possible primes. What is your guess about the size of this collection? इस प्रकार आप बहुत बड़ा या इन्फिनिटली लार्ज सेट प्राप्त कर सकते हैं। सेट यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म है जो कक्षा 10 में आएगा, अभी आप ग्रुप ही समझें। In fact, there are infinitely many primes, so if we combine all these primes in all possible ways, we will get infinite collection of numbers, all the primes and all possible products of primes. The question is, can we produce all the composite numbers in this way? अब प्रश्न ये उठता है, क्या दुनिया में या नंबर लाइन पर, नंबर्स की तो दुनिया नंबर लाइन पे ही होती है, नंबर लाइन पर स्थित क्या सारे ही कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स को आपस में गुणा करके प्राप्त किए जा सकते हैं? जी हाँ, प्राप्त किए जा सकते हैं, और उसको हम पलट के देखते हैं फैक्टराइजेशन या गुणनखंड के माध्यम से। देखिए यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, एक नंबर लिया है, और इस चार्ट को इन्होंने फैक्टर ट्री कहा है। फैक्टर ट्री मतलब विभाजक वृक्ष कहेंगे इसको हिंदी में, हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें। फैक्टर ट्री बना के आपने एक नंबर शुरू किया 32760, इसको 2 से डिवाइड किया, आ गया 16380, फिर 2 से डिवाइड किया, आ गया 8190, फिर 2 से डिवाइड किया, आ गया 4095। अब ये 4095 इवन नंबर नहीं है, तो अब हमने 3 से डिवाइड करना शुरू किया, और तब तक करते गए जब तक ये 3 से विभाजित हो रहा है। उसके बाद हम 5 पे आ गए, फिर 7 पे आ गए, अर्थात भाग देने का फॉर्मूला या एल्गोरिदम या मेथड ये है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को पहले 2 से भाग देना शुरू करें, और तब तक भाग देते जाएं जब तक आपको इवन नंबर प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये संख्या पूरी तरह 2 से विभाजित हो जा रही है। उसके बाद फिर आप जब 2 एग्जॉस्ट हो जाए, टेकिंग आउट टूज इसे कहेंगे, आपने सारे 2 बाहर निकाल लिए हैं इससे, टेकिंग आउट टूज। फिर आप 3 पे आ गए, 3 से डिवाइड करना शुरू किया,
जब तक डिवाइड होता गया तब तक किया, फिर यू हैव टेकन आउट ऑल द थ्रीज, फिर हम 5 पे आए क्योंकि अगली प्राइम नंबर 5 है, देन यू हैव डिवाइडेड दिस बाई 5, taking out all the 5s. In this case there is only one 5 as a factor of this number. Then we switch to next prime number which is 7, और फिर 7 से डिवाइड करने के बाद आ गया अगला प्राइम नंबर 13। अब 13 तो किसी और से डिवाइड होगा नहीं, तो आप ध्यान से देखें, ये जो पेरेंट नंबर था 32760, इसमें आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, जिन नंबरों से ये पूरी तरह विभाजित होता गया उनको आपस में गुणा करके हमने इसी नंबर को रिकंस्ट्रक्ट या रिक्रिएट कर दिया इस फैक्टर ट्री के माध्यम से। वी आर गोइंग टू यूज द फैक्टर ट्री इन विच यू आर ऑल फेमिलियर। लेट अस टेक सम लार्ज नंबर, से दिस एंड फैक्टराइज इट एज शोन। तो इस गुणनखंड करने के बाद हम कह सकते हैं कि 32760 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, और घातांक के रूप में लिखेंगे, पावर के रूप में, तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। इस फैक्टराइजेशन में आपको केवल प्राइम नंबर्स और उनकी पावर्स नज़र आ रही हैं, इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। दिस लीड्स अस टू कंजेक्चर। कंजेक्चर शब्द पे ध्यान दें, कक्षा 9 में अपेंडिक्स में ये शब्द पढ़ चुके हैं, इस बारे में कक्षा 10 की अपेंडिक्स भी आएगी, प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, तो हम लोग फिर से कंजेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। रिवाइज करें, कंजेक्चर वो धारणा होती है जिसको हम प्रयोग करके कई बार सत्यापित कर चुके होते हैं, विच वी हैव टेस्टेड इन एफर्मेशन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू प्रूव और वी हैव नॉट प्रूव्ड इट रिगरसली। ये वो स्टेटमेंट होता है जिसको हमने एक्सपेरिमेंट से कंफर्म किया होता है, लेकिन रिगरस प्रूफ अभी बाकी होता है, और एक बार जब रिगरस प्रूफ हो जाता है तो कंजेक्चर बन जाता है क्या? थ्योरम। याद कीजिए, ये सब पढ़ा था अपेंडिक्स 1 क्लास 9th में, रिवाइज कीजिएगा। दिस लीड्स अस टू अ कंजेक्चर दैट एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम। इन फैक्ट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहेंगे इसको। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। बस ऑर्डर में ही छेड़छाड़ कर सकते हैं आप, इसके कॉम्पोजिशन में नहीं। अब 2 इंटू 3 को आप 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, इस ऑर्डर को आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन एक कम्यूटेटिव ऑपरेटर होता है, x into y is equal to y into x. That is why this order can be disturbed without affecting the magnitude of product. इसलिए ये थ्योरम कहती है कि every composite number can be expressed as product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. This is your theorem 1.1. आगे थ्योरम 1.2 के पहले इन्होंने मैथमेटिशियन गॉस के बारे में कुछ बताया है, तो थ्योरम 1.2 हम बाद में देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया है। एक ट्रिविया है, मैथमेटिकल जीके भी कह सकते हैं। फर्स्ट प्रूफ वाज गिवन बाय C.F. गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, C.F. गॉस, इन हिज बुक कॉल्ड डिस्क्विजिशंस अरिथमेटिका। इस किताब में इस थ्योरम का फर्स्ट फॉर्मल प्रूफ दिया गया था। C.F. Gauss is often referred to as Prince of Mathematics and is considered one of the 3 greatest mathematicians of all time, along with Archimedes and Newton. He has made fundamental contributions to both mathematics and science. अमूमन आप मान के चलते हैं कि न्यूटन केवल साइंस और फिजिक्स के बारे में कहते थे, लेकिन न्यूटन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैथ्स में भी है, जिसके बारे में आप कक्षा 11-12 में पढ़ेंगे, जब एक अद्भुत विषय शुरू करेंगे हम लोग, कैलकुलस जिसे कहा जाता है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ रखा है साइंस में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड शायद वो यूरेका वाला उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी। गॉस का एक कथन था, मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ साइंसेस, तो ये स्टेटमेंट याद रखें। और गॉस को प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। इनका निधन हुआ 1855 में,
1857 की क्रांति के 2 वर्ष पहले। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज दैट एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique. So for example, we regard 2 into 3 into 5 into 7 is same as 3 into 5 into 7 into 2 or any other possible order in which these primes are written. इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं the prime factorization of natural number is unique except for the order of its factor because multiplication is a commutative operator. जब कोई ऑपरेटर कम्यूटेटिव होता है तो किस ऑर्डर में, जब कोई ऑपरेटर कम्यूटेटिव होता है तो उसे किस क्रम में यूज किया जा रहा है वो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है, a प्लस बी कहें या b प्लस a, पलट के लिखने से उसके परिणाम पे असर नहीं पड़ता है। हालांकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, ध्यान दें वहाँ पे ऑर्डर से फर्क पड़ता है। लेकिन जहाँ तक गुणा की बात है, फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक नियम और बना दें कि ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो यहाँ पे चीज़ें और स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। वंस वी हैव डिसाइडेड दैट द ऑर्डर विल बी असेंडिंग देन द वे द नंबर इज फैक्टराइज्ड इज यूनिक। नाउ यू कैन नॉट टेम्पर विद द ऑर्डर ऑफ फैक्टरिंग। दिस इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन कि हम फैक्टर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13, 19, जैसे जैसे वो अकर करते हैं, जैसे जैसे वो डिवाइजर्स के रूप में आते हैं, और फिर उनके पावर्स के भी इंडिसेस को उसी ऑर्डर में लिखा जाएगा। आप 3 स्क्वायर पहले नहीं लिखेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया। चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने के पीछे कन्फ्यूज़न हटाने का उद्देश्य होता है, इसलिए मैथ्स में चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। अब एक प्रश्न देख लिया जाए इसी थ्योरम पे आधारित। तो सवाल है एग्जाम्पल 1, कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with digit 0. 4 की कौन सी पावर लगाई जाए, नेचुरल नंबर पावर की बात हो रही है यहाँ पे, कि वो संख्या उसका इकाई का अंक 0 हो जाए, दैट नंबर एंड्स इन 0। 4 की कौन सी पावर ऐसी होनी चाहिए? ऑब्वियसली 4 की पावर 1 तो नहीं हो सकती, वो 4 हो जाएगा। 4 की पावर 2 16 हो जाएगा। 4 की पावर 3 64 हो जाएगा। छोटी पावर्स तो आपने देख ली, एक लिमिट तक तो आप अपने कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। बट इफ़ आई वुड क्लेम कि 4 की पावर 1997 विल एंड ऑन एट 0, तो इस स्टेटमेंट को आप कैलकुलेटर या कंप्यूटर की मदद के बिना कैसे टेस्ट करोगे या प्रूव या डिसप्रूव करोगे? तो हियर इज द सॉल्यूशन। चेक वेदर there is any value for n for which 4 to the power n ends with digit 0। इस प्रकार के सवाल कैट में आते हैं और यूपीएससी सिविल सर्विस में भी आते हैं, जो उनकी प्रारंभिक परीक्षा होती है। तो उनकी जेनेसिस आपकी एनसीईआरटी में ही है। मैंने शुरू में भी कहा था एनसीईआरटी किताबें ज्ञान का ख़जाना है, और देश की दुनिया की बड़ी बड़ी परीक्षाओं का जो सोर्स कोड है वो आप कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में पाएंगे। तो एनसीईआरटी में जो ज्ञान का भंडार सुरक्षित है उसको आप पूरी तरह उसका लाभ उठाएं और सिंसियरली पढ़ें। तो इस सवाल को देखते हैं। द नंबर 4 to the power n फॉर एनी n, अगर उसको 0 पे अंत होना है तो निश्चित रूप से वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। बेसिक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये है कि अगर कोई नंबर 0 से शुरू होता है या इकाई का अंक 0 आता है, यूनिट डिजिट, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबिलिटी का मतलब हुआ कि 4 to the power n का फैक्टराइजेशन should contain the prime number 5। of course divisibility का मतलब ही यही है कि वो संख्या उसकी फैक्टर हो जाएगी। अच्छा, this is not possible because 4 to the power n is equal to 2 to the power 2n। ध्यान दें, पावर के ऊपर पावर गुणा हो जाती है। ये कक्षा 9 के पहले चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने, जहाँ पे हमने पावर्स और इंडिसेस पढ़े थे, या फिर यूँ कहें पावर डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो 4 की पावर n को, अगर 4 को लिखोगे 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n। इस दशा में जो 4 का हमको फैक्टराइजेशन प्राप्त हुआ उसमें केवल एक ही प्राइम नंबर नजर आया जो था 2।
4 की पावर n के फैक्टराइजेशन में, के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल एक ही प्राइम संख्या नजर आएगी जो कि है 2। ना वहाँ 3 मिलेगा, ना वहाँ 5 मिलेगा, ना वहाँ 7 मिलेगा, ना 11 मिलेगा। भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 में केवल हाइड्रोजन का ही एटम होगा, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वहाँ कार्बन नहीं मिलेगा। वाटर मॉलिक्यूल H2O में या तो हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा, कार्बन नहीं मिलेगा। वैसी ही बात है, 4 की पावर n में आपको 2 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं मिलेगा, अर्थात 4 की पावर n में आपको 5 नहीं मिलेगा, which shows that this is not divisible by 5। और ये हमको FTA शॉर्ट में कह रहा हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से गारंटी होती है दैट देयर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n, क्योंकि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। सो देर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0, क्योंकि यदि वो 0 पे एंड होता तो उसके फैक्टर्स में 5 भी आता, जो कि नहीं हो रहा है। तो इट शोज दैट, ये हमने चेक कर लिया, ये हमने वेरीफाई कर लिया, ये हमने क्लेम कर दिया कि 4 की पावर n कभी भी n की किसी वैल्यू के लिए भी विल नॉट एंड विद डिजिट 0। ओके, दिस इज अ वेरी यूजफुल मेथड, दिस इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक, जिसमें आपको वेरीफाई नहीं करना है, क्योंकि आप वेरीफाई तो वैसे कर भी नहीं सकते। You have already learned how to find HCF LCM of two positive integer using fundamental theorem of arithmetic in earlier classes without realizing it। आपने FTA तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन उसकी एप्लीकेशन को करना सीख लिया था छोटी क्लासेस में। देखिए गणित में कई बार ऐसा होगा, साइंस में, मैथ्स में, हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं जब हम क्लास 3-4 में होते हैं, लेकिन साइकिल चलती कैसे है उसके पीछे की साइंस हम शायद बीटेक फर्स्ट ईयर में सीखते हैं या आईआईटी की तैयारी में सीखते हैं। तो कई चीज़ें जिनका एक्सप्लेनेशन हमको ज़िंदगी में बाद में सीखने को मिलता है, उसका एप्लीकेशन हम पहले सीख चुके होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन कम्स फर्स्ट एंड प्रूफ या एक्सप्लेनेशन कम्स मच लेटर और मे नॉट कम एट ऑल। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ को देखा जाए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी तक छोटे क्लास में जो आपने देखा था उसमें आप 2 नंबर को एक साथ डिवाइड करना शुरू करते थे, वो लैडर बना के और कॉमा करके 2 नंबर लिखते थे, फिर पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से किया, और कॉमन फैक्टर जब तक निकलते गए तब तक डिवाइड किया, और बाद में कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया। इसी प्रकार एलसीएम भी आप सीखते थे, 2 नंबर का पेयर लेके या 3 नंबर का ट्रायड लेके या 4 नंबर लेके। तो यहाँ पे हम उस मेथड से नहीं चलेंगे, वो थोड़ा सा एडहॉक मेथड था। अब यहाँ सिस्टमैटिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड चलेंगे, जिसमें कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है और इसमें आपको एक सीधे तरीके से एल्गोरिथम फॉलो करनी होती है। फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टरिंग मेथड्स। आप दी गई संख्याओं के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे एफटीए के हिसाब से। एफटीए कहता है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में प्राइम फैक्टर्स को लिखना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एफटीए एब्रीविएशन। तो जब 6 को लिखेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और 20 आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। अब प्राइम फैक्टरिंग करने के बाद आप देखिए एचसीएफ निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। 6 और 20 में कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2, केवल 2, और 2 की जो स्मॉलर पावर है वो आप पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 आई है, यहाँ 2 की पावर 2 आई है। तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स विल बी HCF, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर विल बी LCM। तो 2 की पावर हाईएस्ट ली जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ पे कॉमन नहीं, यहाँ पे ईच लिया जा रहा है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर ले रहे थे HCF में, LCM में ईच लिया। सभी कॉमन LCM में आपको सारे ही प्राइम फैक्टर्स लेने हैं और उनकी हाईएस्ट पावर जो कि दिख रही है उसको लेना होगा। तो आप LCM प्राप्त कर सकते हैं। LCM हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 4 3 12 5 60। ये आ गया आपका 60, आपका LCM आ गया।
और 2 आ गया HCF। इस मेथड से आप 2 नंबर ले लेके उनके LCM HCF निकालिए ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बने, इस पर थोड़ा हाथ सेट हो। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि HCF और LCM का प्रोडक्ट नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है फॉर टू नंबर्स दिस इज ट्रू, ओनली फॉर अ पेयर ऑफ नंबर्स दिस इज ट्रू, दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। We can use this result to find the LCM of two positive integers if we have already found HCF of the two positive integers. Often it is rather easier to find HCF rather than LCM. तो हम लोग LCM इनडायरेक्टली निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। नंबर के प्रोडक्ट में अगर HCF से डिवीजन कर दें तो आपको LCM मिल जाएगा ड्यू टू दिस फॉर्मूला। Example 3, find HCF of 19, 6 and 404 by prime factorization method, hence find their LCM। इनका पहले HCF निकालिए फैक्टर्स कॉमन देखते हुए, उसके बाद इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से HCF निकाल लीजिए इनडायरेक्टली, लाइक दिस सोल्यूशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया 96 और 404 का, 96 का आ गया 32 इंटू 3 दैट इज 2 की पावर 5 इंटू 3 और 404 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 101। तो यहाँ से आपने HCF निकाल सकते हैं। कॉमन फैक्टर की छोटी पावर ले ली आपने 2 स्क्वायर, 4 हो गया HCF। LCM निकालने के लिए आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में से को HCF से डिवाइड कर दीजिए, आपको जो मिलेगा 9696 इज द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। आप लॉन्गर मेथड से करके देख लेते हैं, LCM यही आएगा। जस्ट टू बी श्योर आप लॉन्गर मेथड से भी करके देख लें और इस फॉर्मूले के इस्तेमाल करके देखें, दोनों आंसर बराबर आएंगे। विच शोज दैट दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। अगेन HCM एंड LCM ऑफ 6, 72, 120 तीन नंबर आ गए। 3 नंबर में आपको कन्वेंशनली फैक्टराइज करके ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ध्यान दें यहाँ पे 2 नंबर्स के लिए फॉर्मूला ट्रू है। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ओनली अ पेयर ऑफ नंबर्स, नॉट अ ट्रायड ऑफ नंबर्स। तो जब नंबर 3 हो जाएंगे तो उनके LCM निकालने के लिए आपको सीधे रास्ते से ही चलना पड़ेगा। ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। जैसा किया है यहाँ पे फैक्टराइज करके वैसे आप करें। रिमार्क भी दिया है, नोटिस दैट फॉर 3 नंबर्स HCF इंटू LCM इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। एक्सरसाइज है 1.1, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर्स। ये आप कर सकते हैं, 4-5 नंबर हैं, करें प्रैक्टिस आपकी मजबूत होगी। अगेन यहाँ पे LCM और HCF निकालना है, पेयर दिए हुए हैं आपको, तो पेयर के केस में आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई किया और नंबर का मल्टीप्लिकेशन बराबर आता है। और वहाँ से आप पहले HCF निकालिए, LCM निकालिए और वेरीफाई कीजिए कि ये फॉर्मूला होल्ड गुड करता है। फाइंड LCM HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय एप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे 3 दिए हैं, सीधे चलना पड़ेगा, ये पेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। गिवन दैट HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज 9, फाइंड LCM। आपको HCF से डिवीजन देना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर को, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके HCF से डिवाइड कर दीजिए, तो इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन से आपको LCM प्राप्त हो जाएगा। Check whether 6 power 9 can end with digit 0 for any natural number n। वही 4 पावर n वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, खुद से करके देखिए। उसका हिंट यह है कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, देयरफॉर 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ऐसा क्यों? क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर मल्टीप्लिकेशन। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था, पहले चैप्टर में पढ़ा गया था कि a इंटू बी की पावर जब होल n लगाते हो तो इट बिकम्स इक्वल टू a की पावर n इंटू बी की पावर n। तो यहाँ पे 6 को लिखो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 की होल पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, विच इज़ द यूनिक फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n एंड वेयर वी डू नॉट सी 5। तो जब 5 नहीं है तो कोई संख्या, अगर 5 किसी संख्या की फैक्टर नहीं है तो वो संख्या 0 पे एंड नहीं हो सकती। एग्जाम्पल जो 4 की पावर n का मेथड था वही वैसा ही मेथड यहाँ पे लगेगा। एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एग्जाम्पल 1 जैसे ही क्वेश्चन है, 6 की पावर n को इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्राइम फैक्टर में केवल 2 आ रहा था, 6 की पावर में n में प्राइम फैक्टर में 2 और 3 आ जाएंगे।
लेकिन 5 फिर भी नहीं होगा। जब 5 नहीं होगा तो वो संख्या 0 से डिवाइड नहीं होगी। अगला सवाल, एक्सप्लेन वाई 7, 11, 13 प्लस 13 एंड दीज टू आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ध्यान दें, जो पहला नंबर है उसमें बोर्ड मास के एप्लीकेशन से आप देखेंगे कि 13 कॉमन आ रहा है। 13 कॉमन आते ही दो कॉम्पोजिट नंबर, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में आ रहे हैं, और अगर किसी नंबर में उसके दो प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं तो वो कॉम्पोजिट होता है बाय डेफिनेशन। इसी प्रकार यहाँ भी अगर आप बोर्ड मैथ्स का रूल लगाएंगे तो आप देखेंगे 5 कॉमन आ रहा है। एक नंबर है ये और इसमें 5 जोड़ा है, तो 5 कॉमन लेके आप दो फैक्टर्स प्राप्त कर लेंगे, और जैसे ही किसी नंबर के दो फैक्टर्स मिल जाएं जिनमें से कोई भी 1 ना हो तो वो बाय डेफिनेशन कॉम्पोजिट नंबर हो जाता है। अगला सवाल बहुत कॉमनली आता है एमसीक्यू के रूप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देखते हैं ये सवाल क्या है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ध्यान दें, 18 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है और 12 मिनट में दूसरा धावक चक्कर लगा रहा है या ड्राइवर चक्कर लगा रहा है। दोनों एक ही पॉइंट पे शुरू करेंगे, तो एक साथ शुरू करने के बाद उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों साथ कब आएंगे? जब भी आएंगे उस समय उन दोनों ने फुल राउंड्स पूरे किए होंगे, रेस्पेक्टिवली उनके अलग अलग नंबर्स होंगे। किसी ने n राउंड पूरे किए होंगे, किसी ने m राउंड पूरे किए होंगे। 18 और 12 का एलसीएम क्या होता है? होता है 36। ध्यान दें, 36 मिनट बाद क्या होगा? 36 मिनट बाद सोनिया 2 राउंड लेकर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुकी होगी और रवि 3 राउंड लेकर स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुका होगा, और वहाँ पे दोनों कोइंसाइड करेंगे क्योंकि एक ही टाइम पर दोनों की लोकेशन एक ही है। तो इन सवालों में एलसीएम निकाला जाता है और एलसीएम से ही इसका आंसर आएगा। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे अगेन मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट? दे विल मिनट द टाइम ड्यूरेशन विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ their individual times to complete the round. ओके, इस चैप्टर के पहले क्लास को यहीं रोकते हैं। इसके बाद हम लोग इर्रेशनल नंबर्स को फिर से समझेंगे। इर्रेशनल नंबर्स की बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हमने क्लास 9th में एक झलक देखी है, और क्लास 10th में हम इसकी और प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करेंगे इसी चैप्टर के अगले क्लास में। ओके, दिस क्लास इज़ ओवर। दिस फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स, इसको यहाँ समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग इर्रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ समझेंगे। गुड बाय।